अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सिंथिया रिची ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी गई है। सख्त अल्फाज में तरदीद की गई है, कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दिया गया है, शुरू भी कर दी गई है और ताज़ा खबर है कि FIA को उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है। इस मामले के हवाले से कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम चश्मकुशा इंकशाफात और कुछ हिलाली साहब का अगर मैं ये कहूँ कि आंखों देखा तज्जिया जानने की कुछ कोशिश करेंगे कि वो क्या महसूस करते रहे, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ काम करते रहे हैं बहुत क्लोज़। तो जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने उन्हें कैसा पाया। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है और क्या हुकूमत के पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा कि वो कैसे अपनी आवाम को बचाएं। क्या सिर्फ आवाम को खुद ही एहतियात करना होगी, बस यही आखिरी बात है, या इसके अलावा भी कुछ अभी बाकी है? कितनी तबाही मचने वाली, आज चश्मकुशा इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। और आज हमारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पर कुछ बात ये भी करेंगे कि अमेरिका में प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रही है? तो ये सब कुछ आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा है वो सिंथिया रिची के बारे में। जी हाँ, सिंथिया रिची नाम तो सुना होगा, अगर कुछ दिन पहले तक नहीं भी सुना तो अब 2-3 दिन में तो इतना सुन लिया है कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। कौन है ये साहिबा? ये एक अमरीकी खातून है जो कि ब्लॉगर हैं, किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जर्नलिज्म से भी वाबस्ता रही हैं, क्योंकि मकामी अखबारात में, इंग्लिश अखबारात में ये लिखती रही हैं। 2011 में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी, लेकिन इनकी रसाई ना सिर्फ ये कि ईवान के इक़्तिदारों में हुई, बल्कि इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मेल जोल भी रहा और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये यहाँ से चली भी गई, फिर उसके बाद दोबारा वापस आई, आजकल भी पाकिस्तान में मुकीम हैं। लेकिन इनको शोहरत कैसे मिली है? इनको शोहरत ऐसे मिली है कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ किया बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से, और उसके बाद वहीं पर वो नहीं रुकी, उन पर अजीब किस्म के उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए। उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर बात नहीं रोकी, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद भी वो बस नहीं की, बल्कि उसके बाद उन्होंने कल रात एक वीडियो में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब पर और इसी तरह से एक साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर भी सख्त नौयत के इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर दाखिला के बारे में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की है, और बाकी दोनों रहनुमाओं के हवाले से उनका कहना था कि उन्हें दस्त दराजी की गई है, उनसे ज़्यादती की कोशिश की गई है, हरासगी की गई है। ये इल्ज़ामात कितने संजीदा हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, और इस किस्म के इल्ज़ामात क्या पहली दफ़ा सामने आए हैं? क्या होना चाहिए इन इल्ज़ामात के हवाले से, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। थोड़ा सा हम इसमें और इंतज़ार कि हमारे दोनों एनालिस्ट इस बारे में क्या कहते हैं। पहले मैं आपको ये भी सुनवा दूं कि रिएक्शन क्या आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का। सुनिए ज़रा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस बारे में क्या कहते हैं। हमारी जो कायद हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा, उनके बारे में इन्होंने बहुत ही बिलो दरकारी बयानात दिए हैं, बड़ी ह्यूमिलिएटिंग और डिस्ग्रेसफुल किस्म के उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं। जो मेरा बेटा है उसने कहा कि मैं ये जो सादर क्राइम है के खिलाफ जाऊंगा। जब उन्होंने ये बात की तो दैट वाज अ रिएक्शन कि उन्होंने मेरे ऊपर इस किस्म का बेहुदा इल्ज़ाम लगाया। तो मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि आपको 11 ईयर उनको कैसे ख्याल आ गया कि उनके साथ मैन हैंडल हुआ, ज्यादती हुई, तो वो पहले कहाँ थी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 9 साल तक वो खामोश क्यों रही। हम जानने की कोशिश करते हैं आज कि क्या सूरत हाल है इस हवाले से। इमरान साहब, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है, हम पहले भी ज़ाहिर है देखते रहे हैं, आपने भी इस बारे में काफ़ी तफसीली बात की है मुख्तलिफ जगहों पर कि क्या कुछ इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो आपको इन इल्ज़ामात से कोई हैरत हुई और आपको लगता है कि इन इल्ज़ामात में कोई दमखम है? क्योंकि कोई सबूत तो सामने नहीं उन्होंने लाया, बस ज़ुबानी इल्ज़ामात, वो भी 9 साल बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे अहम बात इस सारे इशू में ये है कि दुनिया में सबसे आसान काम ये है कि आप किसी पे भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, और यहाँ हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि इल्ज़ाम जब लग जाते हैं तो ना उनकी कोई इंक्वायरी होती है और ना ही किसी को सज़ा मिलती है। इंक्वायरी अगर हो भी जाए तो उसके बाद किसी को सज़ा नहीं मिलती, इसलिए इस तरह के मुआशरे में इल्ज़ाम लगाना मज़ीद आसान हो जाता है।
अब अगर आप सिंथिया रिची की बात करें तो मैं पर्टिकुलर उनकी तरफ आ जाता हूँ। आप ये देखें कि एक तो ये कि हम जो ज़हनी तौर पे गुलाम है ना, हमारे बहुत सारे सियासतदान और लोग ज़हनी तौर पे अभी तक गुलाम है। यहाँ गोरी चमड़ी को देख के ना लोग वैसे ही बिछे जाते हैं, बिछे जाते हैं। अब उनको देखें ना, यहाँ कहाँ तक रसाई हुई। यहाँ जो लोग 30-30 साल से जर्नलिज्म में हैं, जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको तो कभी वहाँ तक रसाई नहीं हुई। पहली बात तो ये कि आपने उनको वहाँ तक रसाई क्यों दी, किसके कहने पे दी, क्या वजूहात थी। अब दूसरी बात यह कि मौजूदा बात पे आ जाए तो 28 मई से ये मामला शुरू हुआ जब उन्होंने पहला ट्वीट किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी से रिएक्शन आया तो उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम तबायद कर दिए। आप देखें कि ये इल्ज़ाम सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने लगाए हैं। इससे पहले अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएँ तो रेहाम खान साहिबा की जो किताब आई, उसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से वसीम अकरम, अनीला ख्वाजा, जुल्फी बुखारी, पता नहीं क्या क्या किन किन लोगों के हवाले से क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए। उसकी भी कोई हकीकत सामने नहीं आ सकी। उसी तरह से उससे पहले चले जाएं तो आयशा गुलालई जो हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले चले जाएं तो अगर आप बात करें मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो मियाँ शहबाज शरीफ पे और मियाँ नवाज शरीफ पे, उन पर भी इस तरह से काफ़ी इल्ज़ामात लगे, लेकिन उसमें भी कोई चीज़ अवाम के सामने आई नहीं। फिर इससे भी अगर आप आगे चले जाएं तो याह्या खान साहब पे भी बड़े इस तरह के इल्ज़ाम लगे। अब पाकिस्तानी सियासत में, ये थर्ड वर्ल्ड की सियासत में प्रॉब्लम ये है कि इल्ज़ामात लग जाते हैं और शायद ये सियासतदान किसी हद तक वहाँ जाके ये भी सोचते हैं, या जो भी पब्लिक फिगर्स हो ना, कि अच्छा इल्ज़ाम लग गए हैं, या लोग समझते हैं कि पब्लिक फिगर पे अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो हमें शोहरत मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप इस केस को टेस्ट केस बना के सजा नहीं देंगे, सच को सच और झूठ को झूठ साबित नहीं करेंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन ये ऐसा होना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आप खुद ही बता चुके हैं कि हमारी तारीख ये रही नहीं है कि कभी इन इल्जामात को किसी अंजाम तक पहुंचाएगा। हिलाली साहब से पूछता है, हिलाली साहब, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सिंथिया रिची ये इल्जामात का पेंडोरा बॉक्स खोल रही हैं इतने सालों बाद, या आपको लगता है कि वाकई इन इल्ज़ामात में कोई वज़न हो सकता है? और ख़ास तौर पे मैं इसलिए आपसे बहुत ये इस बारे में डिटेल में जानना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम कर चुके हैं पीपी क़यादत के साथ। सर देखिए, मैंने पीपी क़यादत से इतना नहीं किया, मैं बेनज़ीर भुट्टो का स्पेशल सेक्रेटरी था और उसके बारे में मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि इतनी नेक और अच्छी औरत थी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके ये एक्यूजेशन जो इस औरत ने उनके खिलाफ लेवल किया है, ये गंदे एक्यूजेशन है, इसकी गंदी जहन दिखाती है। 4 साल 4.5 साल बीवी के लिए काम किया और उसके बाद हमारी एक फ्रेंडशिप रही और उनको मैं दुबई में भी, मैं और मेरी वाइफ जाके मिलते थे, इधर भी जिधर भी, अमेरिका, दुबई में, लंदन में। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसी चीज़ें जो इस औरत ने उनके खिलाफ चार्जेस किए हैं कि हम उनको एसोसिएट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल गलत बात। मगर मैं देखिए ये क्या ज़बरदस्त, ये क्या कह रही है? ये कह रही है एक अमेरिकन औरत इधर आती है पाकिस्तान को विज़िट पे और उसको वीज़ा का प्रॉब्लम होता है, तो वो चले जाती है इंटीरियर मिनिस्टर को मिलने के लिए, उधर वो उसको रेप कर देता है। उसके बाद ये होता है कि उसी प्रॉब्लम या और कोई वीज़ा का प्रॉब्लम होता है तो वो जाती है प्राइम मिनिस्टर को मिलने प्रेसिडेंसी में, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको उधर रेप कर देते हैं। उसके बाद ये होता है कि वो फिर जाती है हेल्थ मिनिस्टर के पास, खुदा जाने हरास किया जो हेल्थ मिनिस्टर के पास जाता है वो भी उसको मैन हैंडल कर देता है। तो अब बात ये है कि ये पुलिस के पास नहीं गई, ये अपने एम्बेसडर के पास नहीं गई, ये एम्बेसी के कुछ नहीं किया, ये तो एक किस्म का कैपिटल क्राइम है। और फिर क्या होता है, वो वापस चले जाती है, फिर आ जाती है पाकिस्तान। 2 दफ़े ये हुआ है, 2014 और 2018 में, और अब वो कहती है 9 साल बाद कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन प्रोपेगेंडा या कर कभी झूठ कहना हो ना, तो याद रखें कि थोड़ा सा उसमें सच होना चाहिए। नमक भर थोड़ा सच हो जाए तो लोग मानने लग जाते हैं, कोई डाउट होता है। मिसाल के तौर पे ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि उनको मिली नहीं मिली। मैं वो मिनिस्टर्स और लोगों को पूछना चाहता हूं कि एक औरत का वीज़ा प्रॉब्लम है, प्राइम मिनिस्टर साहब आप उसको टाइम देते हैं? इंटीरियर मिनिस्टर उसको वीज़ा प्रॉब्लम के लिए टाइम देता है? और क्या दफ्तर में नहीं मिल सकते थे?
क्या जरूरत था कि उनको शाम में मिले या घर पे मिले? बल्कि उन्हें गाड़ी देके भिजवाया, दिमाग कैसे काम कर रहा है। बाकायदा उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बाकायदा पिक एंड ड्रॉप सहूलत भी दी गई। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाई, व्हाट्स द मैटर विद यू? मैं तो कुछ नहीं था, मैं कोई नाचीज था, फेडरल एक सेक्रेटरी था, मगर मैं भी एक ऐसे आदमी को, कोई टूरिस्ट आके कहे मुझे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं शाम में आके, भाई गो टू हेल, आप चले जाएं दफ्तर, 8 बजे 9 बजे दफ्तर आएं, और अगर आप बड़े बड़े वीआईपी हैं तो फिर आके मैं आपको रिसीव करूंगा, मगर मेरे दफ्तर आए, फलाने प्रॉब्लम। समझ गए ना आप? तो कहने की बात ये है, ये ऐसे भले वो कोई खातून ही हो, हिलाली साहब अच्छी गुड लुकिंग खातून ही हो भले नहीं उसमें अब देखिए, तो अब ये भी बात सोचिए, उसके बाद गिलानी साहब हमें ये कहते हैं कि इस औरत ने उनके बेटे को कहा कि मेरे बेस्ट विशेस कन्वे करें गिलानी साहब को। भाई, यू आर कन्वेइंग योर बेस्ट विशेस टू अ रेपिस्ट। आप ये कभी सोच सकते हैं कि आप उसकी बेटी को कह रहे हैं बाप को सलाम दें, और कहते हैं कि ये मुझे जो तो भी आपको किया, लगता है इनका किया, केस काफी कमजोर है? नहीं, अभी मैं खत्म नहीं हुआ, मैं आई एम नॉट फिनिश्ड। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस औरत को वीजा किसने दिया? हमारे किस इदारे ने इसको वीजा दिया, और किस बेसिस पे इसको वीजा दिया? और जब इधर वो आई, इसको एक चैनल ने कहा आके टीवी प्रोग्राम करो, माने अभी नहीं, इससे पहले 2014 में, किस बेसिस पे भाई? और अगर ये चैनल के प्रोग्राम पे एक सरकारी इदारे ने उनको कहा कि जाओ एक प्रमोशनल वीडियो टूरिज्म पे बनाए, ये कौन है ये औरत जो इस किस्म का लिफ्ट मिल रहा है इसको हर जगह जो जा रही है? ये किस किस्म का रवायत है ऐसी औरत के साथ? और क्या आप हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी तो दुनिया में माहिर समझते हैं, उनको पता नहीं था ये कौन है? ठीक है। और आप देखेंगे जब इसको वीजा मिला पीपीपी गवर्नमेंट के वक्त 2011 में, कौन था हमारा एम्बेसडर इधर? और इस किस्म के वीजेस तो एक नेशनल कंप्लेंट है कि लोगों को देते रहे विदाउट रेफरेंस। तो भाई एक इंक्वायरी करो और पूछो किसने इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत जबरदस्त जी, हिलाल साहब ने सारे इश्यूज पे जो है ना वो अच्छी तरह से बता दिया। लेकिन इमरान साहब, सवालात तो वैलिड हैं, लेकिन क्या मैं फिर ये मान लूं कि हमारे सियासतदान तो निहायत ही नेक हैं, पाकबाज हैं, तो फिर ये चले ये तो झूठ बोल रही होगी, ये अंग्रेज औरत है, हम नहीं मानते, लेकिन ये हमने कोई किस्से पहली दफा तो नहीं सुने, तो हर औरत झूठ बोल रही होती है? बात ये नहीं है कि ये औरत झूठ बोल रही है, दूसरी औरतें झूठ बोलती हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। ये इल्ज़ाम किसी भी औरत के लिए ये इल्ज़ाम लगाना कि उसके साथ ये ज्यादती की गई है इतना आसान नहीं होता। हमें इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको ये चीज़ भी ज़हन में रखना होगी कि जैसे हिलाली साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड था कि जी वीज़ा कैसे मिला। दूसरी बात यह कि आप ये समझें कि क्या किसी भी औरत को, किसी भी खातून को, किसी भी बंदे को वीज़े की प्रॉब्लम हो तो इंटीरियर मिनिस्टर उसे मिलता है? क्या प्राइम मिनिस्टर उसमें उसे टाइम दिया जाता है? नहीं दिया जाता। बात ये, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर वुज़रा को टाइम नहीं देते मिलने के लिए। यहाँ इस पाकिस्तान में सुन लें, अब मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, बात यह है कि यहाँ ये भी होता है कि अमेरिका जैसे मुल्क से जब कोई खातून आई हो और इस तरह से एक्टिव भी हो, तो बाज़ लोग उसको इस तरह से भी लेते हैं कि शायद ये अंडर कवर कोई है, इसके जरिए से हम वहाँ शायद उनकी एस्टेब्लिशमेंट तक अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेंगे। इसके पीछे बड़ी कहानियाँ होती हैं। हिलाली साहब इस मौजू को जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं, वो खुद सारी ज़िंदगी उन्होंने इसी काम में गुजारी है। बात यह है कि यहाँ जब हम इस एक काम में दूसरे काम को ढूंढते हैं ना, फिर बेज़ाब्ती नहीं होती, अपने जाती मफाद के लिए। हाँ, आप छोटी सी गलती करते हैं जिसका हमेशा आपको फिर इस तरह के इल्जामात की सूरत में भुगतना पड़ता है। हिलाली साहब शायद इसी पॉइंट पे कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा उनका टेक ले लूं, फिर मैं आपसे दोबारा भी बात करती हूँ। जी हिलाली साहब। एक्चुअली ये बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान। मैं एक और पॉइंट देना चाहता हूं जिस पे मुझे तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ मुझे ये हो रही है कि सब लोग कह रहे हैं, और माने कि मेरा इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो अमूमन रिलायबल है, मैं नहीं कहता कि वो इतना रिलायबल है। वो कह रहा है कि इसको सोशल मीडिया के ऊपर दावत दी थी पीटीआई ने। पीटीआई सोशल मीडिया ने इनको दावत दी थी कि आप आएं और आप हमारे लिए कहें इन फेवर ऑफ पीटीआई। अब
सुना ये है कि उनको कहा गया था कि ये पीपीपी जो है उनको बताएं ये किस किस्म के लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने जाके, ये सिंथिया ने जाके उनको बताया होगा कि यार मेरे साथ ये वाकये हुए हैं, वो तो वो एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं उसको पीपीपी के खिलाफ। अगर ये सच है, मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर ये सच है तो दिस इज डर्टी, ये पॉलिटिक्स बहुत गंदे हैं, दिस इज बिलो द, ये इस किस्म की चीजें मेरे ख्याल में नेशनल पॉलिटिक्स में ये कभी, और ये हम तो शुरू से ही देखते रहे हैं ना, इस जमात ने नहीं की। समीना जो बात अभी की है ना हिलाली साहब ने, मोस्ट लाइकली ये हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये सिर्फ अकेली खातून नहीं है, पीटीआई सोशल मीडिया पे क्योंकि बहुत एक्टिव है और उन्होंने इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनको बुलाया और उनको अपने प्रमोशन के लिए उनसे काम करवाया है, उनको हायर भी किया, इसलिए ये बात हो सकती है जो इलाली साहब कह रहे हैं। लेकिन क्या हम ये समझें कि कोई एजेंडा लेकर ये उतरी है मैदान में? सुन ले 9 साल, क्योंकि यही सवाल उठ रहा है कि 9 साल बाद इन्हें अचानक ये क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी एजेंडे के बगैर 9 साल बाद ये काम नहीं हो सकता। अगर 9 साल के बाद इतने सीरियस इल्जामात लगाए गए हैं तो लाजमी इसके पीछे कोई एजेंडा है। क्या हो सकता है? मैं बताता हूं आपको, 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक सबसे अहम बात यह है, जो क्या सबसे बड़ी वजह, पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को बदनाम करना, ये सबसे बड़ा एजेंडा, तो ये हो सकता है। तीसरी जो मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक बात जो अभी जिक्र हो रहा था, आप इस बात को समझें कि उसने कहा, सिंथिया रिची ने कहा कि जी मैंने उन दिनों अपनी एम्बेसी से भी राब्ता किया था। हाँ। जब मैंने एम्बेसी से राब्ता किया तो उन्होंने कहा इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस स्टेज पे हैं कि हम इस पे अभी टेकअप नहीं कर सकते। अब आज अगर आप देखें तो आज अमेरिकन एम्बेसी ने रिएक्शन भी दे दिया है। आज उन्होंने कहा जी हम तो हर अमेरिकी शहरी कोई भी हो तो उसके लिए अगर कोई मसला हो तो हम उसकी मदद को करते हैं, बिल्कुल मदद को हर वक्त तैयार रहते हैं। अब बात यह है कि जब आप तैयार रहते हैं तो एक आपकी शहरी ने इतने संगीन इल्जामात आयद किए, अगर वाकई उस वक्त उन्होंने बताया था तो इस इंक्वायरी में ये भी पता होना चाहिए कि उस वक्त उन्होंने क्या किया, वो क्यों खामोश रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिलाली साहब मुझे ये जरूर कहिएगा कि ऐसे कोई आकर गैर मुल्की हमारी सीनियर लीडरशिप पर, हमारे ओहदेदारान पर, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव पर इस किस्म के इल्जामात अगर लगाती है, आपको लगता है कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है फिर वर्ल्ड वाइड, और हमारा जो ओवरऑल एक इमेज है वो ख़राब होता है, फिर दुनिया में क्रेडिबिलिटी हम लूज़ करते हैं अपनी? देखिए ये तो है, अगर जो लोग समझेंगे कि इसमें अगर एलिमेंट ऑफ ट्रूथ भी हो सकता है थोड़ा सा भी, तो लोग कहेंगे कि ये अच्छा नहीं है। मगर देखिए मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि ये औरत कितने दफ़े इधर आई है और जाई है, इदारे इसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, टीवी चैनल्स इसको प्रोग्राम्स के लिए बुला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि देयर इज़ ए लिमिट। ऐसे बंदे को जो जैसे आपने सही कहा शर्मिंदा करती है एक मुल्क को और उसके लीडरशिप को, और वो भी 9 साल बाद। नहीं तो सर वो उस वक्त थोड़ी कर रही थी जब उसे बुला रहे थे, तब तक तो नहीं किया था ना उसने। बात ये है कि और ये किस किस्म का जवाब है अमेरिकन एम्बेसी का कि हम उस वक्त हमारी रिलेशनशिप अच्छी थी। गुड लॉर्ड, इसका मतलब ये है कि जो भी वायलेट ऑफ एक औरत को रेप हो रही है और ये हो रहा है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं दिस इज नथिंग, कोई बात नहीं हमारी। लेकिन इमरान साहब इसको मैं ये वाइंड अप खराब है। मैं जिस बात पे वाइंड अप करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी गैर मुल्की को, मुझे बिलावल भुट्टो से, मुझे इमरान खान से, मुझे नवाज शरीफ से 1001 इख्तलाफ हो सकता है और होना भी चाहिए, जमहूरी माशरों का हुस्न है, लेकिन मैं किसी भी गैर मुल्की को ये हक नहीं दे सकता कि वो हमारे लीडरों की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दे। इस तरह हमारे लीडरों को भी तो चाहिए ना कोई एहतियात का दामन पकड़े, जरूर करना चाहिए। ये जो हरीम शाह के साथ मामला थे, मेरी बात सुने, अब मैं क्या उस पे कहूं? सुन ले, बात ये है कि लीडर तो वो ऐसा करते हैं तो इन ऐसे लोगों को मौका मिलता है ना, बात ये। लेकिन इसकी रियासती इदारों को चाहिए कि इस केस को टेस्ट केस बनाएं, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी हो और सच को सच और झूठ को झूठ साबित किया जाए ताकि आइंदा किसी को ये मौका ना मिले। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन उम्मीद हमें भी है और शायद आप लोग भी कम रखें, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, ये हम डिमांड भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि कुछ प्रॉपर इसकी इंक्वायरी हो और चीज़ें सामने आए, सच का सच और झूठ का झूठ वाजे होना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कोरोना वायरस की,
बहुत खतरनाक सूरत हाल नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में भी हम देख रहे हैं कि इल्जाम तराशियां भी जारी हैं और ऐसे में कहीं हम ऑप्शन लेस तो नहीं हो गए। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। कोरोना बुरी तरह पंजे गाड़ चुका है और अगर हम ये कहें कि ख़तरनाक हद तक इसकी जो नंबर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि ख़तरनाक हद तक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला भी जारी है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने क्या कहा, किस तरह से कोरोना के हवाले से उन्होंने विफाक पर कुछ बातें की, तनकीद की, वो सुन लीजिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया, पाकिस्तान के अवाम को गलत इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत नंबर्स के साथ खेल के अवाम को बेवकूफ और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेहत के निज़ाम में बहुत सा कैपेसिटी है। कितने दफा हमारा वजीर आजम ने किसी एक डॉक्टर से मिला हो। हम आज भी मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि अपना रवैया दुरुस्त करें। दूसरी जानिब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या विजन है, वो क्या सोचते हैं लॉकडाउन के बारे में, कोरोना के बारे में, वो भी सुन लीजिए। फैलना नहीं सकते हम, सिर्फ अगर लोगों को कमरों में बंद कर दें तो वो थोड़ी देर फैलाव उसका स्लो हो जाएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। और लॉकडाउन करते हैं तो ये याद रखें कि सारी दुनिया में लॉकडाउन का असल नुकसान है वो हमारे गरीब लोगों को है। ये मुल्क का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता। और अभी उन्होंने जो रीसेंट ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का मतलब है मईशत की तबाही और उन्होंने कहा है कि कोरोना का वाहिद हल यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन कर देना वो एक खाली हल नहीं है कोरोना का। हम इसको मुकम्मल तौर पर फैलने से नहीं रोक सकते, सिर्फ इसकी रफ्तार सुस्त कर सकते हैं। एलीट जो कि अशराफिया हैं, जो कि अपने घरों में मौजूद है, वो चाहते हैं कि मुल्क बंद हो जाए, लेकिन उन्हें एहसास करना चाहिए कि गरीब के इस पर क्या असर होगा। बहरहाल जनाब ये सारी सिचुएशन है और उसके बाद अब जायज़ा लेना ज़रूरी है कि फिर किया क्या जाए, हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, क्या हो सकता है। हिलाल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आते हुए, आपको सर लगता है 95,000 से ज़्यादा होते चले जा रहे केसेस, लाख तक हम पहुंचने वाले हैं, डेथ भी अब तो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं मुख्तलिफ। अब आपको क्या सर नज़र आ रहा है कि अब डैमेज हैज़ बीन डन ऑलरेडी या इसको अभी हम यहाँ पर भी किसी ना किसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं? डैमेज हैज़ बीन डन, इर्रिट्रीवेबल डैमेज हैज़ बीन डन। ये वापस नहीं जा सकते, इतना डैमेज हुआ है। और मैं आपको बताऊं, दो फैसले ने ये डैमेज किया है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशियल कि वो देर से लॉकडाउन ना दुरुस्त था, देर था ना दुरुस्त था, और फिर प्राइम मिनिस्टर की हिमायत नहीं थी उस लॉकडाउन पे, आज भी नहीं तो वो है। बड़ा फर्क पड़ा है उसको। आज तो खत्म हो गया, आज तो उन्होंने फैसला कर दिया है। एक वो था और एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, ये भी ना भूलें ईद के ऊपर। हाँ। और दोनों, एक इदारा और दो दूसरे शख्स, प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको क्या क्वालिफिकेशन है पब्लिक हेल्थ मैटर के ऊपर फैसला करने? भाई क्या फैसला कर सकते हैं वो पब्लिक हेल्थ मैटर पे? कोई स्पेशलिस्ट लाके कम से कम बिठाते और उससे पूछते। मैं तो समझ ही नहीं सकता हूं। आप समझते हैं कि अगर बम को ये करना है वो करना है, आप खुद ही फैसला कर देंगे ये बम को बड़ा करना है या छोटा करना है विद समथिंग यू डोंट नो? एक्सपर्ट ओपिनियन होनी चाहिए। ये है कि इन्होंने फैसला कर दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि बिहार में जाए लोग, बीमार होने दो, इकोनॉमी शुड फंक्शन। वो खुद अपने बिहेवियर से ये बता रहे हैं। वो मास्क नहीं पहनते, आपने देखा वो आईएसआई की मीटिंग पे वो वाहिद आदमी था जो मास्क नहीं पहना था। बसेस खोलो, रिक्शा खोलो, सोशल डिस्टेंसिंग रिक्शा और बसेस में हो सकते हैं। टूरिज्म खोलो। और भाई जाके नॉर्दर्न एरिया में एक टूरिस्ट बीमार हो जाए तो कौन से अस्पताल में जाएगा? और फ्लाइट्स में आप देख रहे हैं क्या हिमाकतें और क्या हो रहा है फ्लाइट्स में। 125-130 लोग जो 125 लोग जो एक सऊदी फ्लाइट में पॉजिटिव हो, सब घर चले गए। उसके बाद कहते हैं इनको घर जाने दो, अगर पॉजिटिव हो तो फिर बुला लो। अरे भाई उस वक्त तक 25 उनके रिश्तेदार इन्फेक्ट हो जाएंगे और जो लोग आए हैं उनको देखने के लिए वो भी हो जाएंगे। 5000 केसेस हो रहे हैं रोज जी। और ये साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रंप के तरह ये तेल फेंक रहे हैं आग में। मैं आपको बताना चाहता हूं कराची का क्या हालत है। साउथ सिटी में एक पलंग नहीं है,
आगा खान में एक पलंग नहीं है, जियाउद्दीन में एक पलंग नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में एक पलंग नहीं है। मैं समझता हूं क्वेटा में मुझे कहा गया है कि वही सूरत हाल है क्वेटा में। 1.5 लाख रुपया एक दिन के लिए साउथ सिटी लेती है और क्या देती है? तो इसका ट्रीटमेंट तो कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन? वो जो 3,000 रुपया पर डे किसी और हॉस्पिटल में मिल सकता है। व्हाट इज दिस? 10 लाख मांग रही है इन एडवांस। देखिए 4 घंटे हमें ठहरना पड़ता है कोरोना टेस्ट के लिए। 6 दिन से मेरे ड्राइवर का रिपोर्ट नहीं आया और फिर जाके उसको निकालना पड़ा। दिस इज अ फेलियर ऑफ लीडरशिप ऑन अ मैसिव स्केल। और हम नहीं मान रहे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें जो मुझे क्या बताऊं, ठीक है, पब्लिक पे कहते हैं, पब्लिक में नहीं, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। पब्लिक पे आप कह देते हैं कि नहीं, मैं एक और अच्छी बात करता हूं। पब्लिक पे आपने कहा, पब्लिक पे सब चीज पब्लिक पे फेंक दो। भाई तुम्हें पता नहीं है? इस मुल्क के बाशिंदे हो तुम, प्राइम मिनिस्टर हो गए हो, तुम्हें पता नहीं है कि हमारी पब्लिक का क्या हालत है? ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये बात आपकी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक भी आपकी बात तभी सीरियस लेगी ना जब आप खुद एक चीज इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, जब लोगों को लगेगा कि यार अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना सेफ्टी मेजर्स ले रहा है तो वाकई कोई संजीदा बात है। जब आप खुद ही कैजुअल होंगे तो फिर लोग भी उसको कैजुअली लेंगे। लेकिन इमरान साहब, तनकीद हिलाली साहब ने तो खूब की, ठीक ठाक की। आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आपको कोरोना तबाही मचाता नजर आ रहा है? हिलाली साहब ने बड़ी जज्बाती बातें की, दिल से वो कह रहे थे ना। अब उनकी बात मैं जरा बात शुरू करूंगा गैलप से। गैलप ने जो अभी ताज़ा तरीन सर्वे किया वो क्या है? गैलप वाले कहते हैं जी कि हर चौथा पाकिस्तानी यानी 24% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पिछले एक हफ्ते में 10 या 10 से ज्यादा लोगों से मिले हैं अपने घर वालों के अलावा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। और इसी तरह 63% पाकिस्तानी है ना, जो उनका कहना है, 63% पाकिस्तानियों का कहना है कि कोरोना उतना खतरे वाली बात नहीं है जितना बढ़ा चढ़ा के इस पे मीडिया पे पेश किया जा रहा है या जितना आवाम को बताया जा रहा है, जितना आवाम को डराया जा रहा है। आप इससे आवाम की जो बात अभी हिलाली साहब कह रहे थे ना, उनकी सीरियसनेस का अंदाजा देख लें। अब मैं फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसकी एक वजह क्या है? एक वजह उनकी ये है कि पाकिस्तान में पर मिलियन डेथ रेट इस वक्त है 9, यानी 1 लाख अगर लोग पॉजिटिव होते 10 लाख के बाद 9 लोग मर रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें से 9 लोग जो है ना वो जान से जा रहे हैं। यूके में ये रेट है 600, 10 लाख पे 600। स्पेन में 580, इटली में 560, अमेरिका में 337। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान में उनके मुकाबले में तो ये बहुत कम है। अब पाकिस्तान में ये डेटा सारा करते क्या है? एक सिस्टम है कोरोना फॉरकास्टिंग मॉडल जो पाकिस्तान में अपनाया जा रहा है। हिलाली साहब, पाकिस्तान में हुकूमत जो फैसले कर रही है ना, ये जो मॉडल है, एक मैथमेटिकल मॉडल है जो वुहान में चाइना में भी अपनाया गया था। वो ये SEIR मैथमेटिकल मेथड है ये, ठीक है, जिसके तहत ये करते हैं। अबोला के लिए, सासिस के लिए, जीका वायरस के लिए भी पूरी दुनिया में इसी को इस्तेमाल किया गया था। ये हर हफ्ते नए नए एस्टिमेट लगाते हैं कि कितने पेशेंट होंगे, उसमें से कितनों की डेथ होगी, कितने पॉजिटिव होंगे। हाँ जी, और उसी की बुनियाद पर हुकूमत फिर हमें बता देती है। क्या कहते हैं ये? अब ये एक मैं बता दूं, एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च है CERN, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है उसके 2 जो साइंटिस्ट है, जान फ्याटे और जफर यासीन, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो पीक है, पाकिस्तान में पीक वो मिड जून तक, अच्छा, मिड जून में पीक होगी, रवा महीने पीक पे आ जाएगी, मिड जून में। और वो कहते हैं कि नंबर ऑफ केसेस हो जाएगा पाकिस्तान में 2 लाख से 3.5 लाख। अच्छा, हाँ जी, हॉरिबल। और वो कहते हैं 4 से 7 हजार लोगों की डेथ हो जाएगी। अच्छा, हाँ जी, इनके मुताबिक। अब पाकिस्तान में होना क्या चाहिए? इन्हीं के मुताबिक वो कहते हैं जी 20 मई 20 मई तक पाकिस्तान में 13,000 टेस्ट हुए हैं। हालांकि ये होने चाहिए थे उनके मुताबिक रोजाना 40 से 50 हजार होने चाहिए थे। अब अगरचे जून जब से आया ना, तो अब तो बढ़ गई है टेस्टिंग। 1 जून से इन्होंने तकरीबन 20 से 22 हजार कर दी है, लेकिन उनके मुताबिक ये होना चाहिए था। 5 जून तक ना 6,60,508 टेस्ट हुए हैं, ठीक है, टोटल।
अब आप ये देखें 30,000 से ज्यादा अब कैपेसिटी पाकिस्तान की हो चुकी है टेस्टों की, लेकिन किए जा रहे हैं तकरीबन 20-22,000। क्यों सबके नहीं किए जा रहे? अब जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है आज, उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो हमारे जो टेस्ट कैपेसिटी से हम 8,000 टेस्ट कम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये जो फिगर्स हमारे सामने आए हैं उस पर अभी मजीद भी हम बात हैं कि इसकी रोशनी में फिर होना क्या चाहिए, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में किया क्या जाए, अवाम को कौन समझाए? लाली साहब, अवाम को कैसे समझाया जाए जब केसेस कम थे, लोगों में खौफ था, अब केसेस इतने हो चुके हैं, लोगों में खौफ ही खत्म हो चुका है। क्या कैसे बताएं इन्हें कि भाई ये कितना बड़ा खतरा है? ये तो एक मैसिव फेलियर ऑफ लीडरशिप है। मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो है 2000 पर मिलियन, आप यकीन करें कि ये इंडिया का है 4000 पर मिलियन। इंडिया के पास 1.3 बिलियन लोग हैं, हमारे 200 मिलियन हैं, और हमारा रेट जो है वो सिर्फ आधा है। इट शुड बी 5 टाइम्स लेस। टेस्टिंग रेट की बात कर रहे हैं आप? इंडिया डेथ रेट की बात कर रहा हूं, डेथ रेट जी। इन्फेक्शन डेथ 4000 उनके लोग मर गए हैं, हमारे 2000। 4000 उनका, 2000 हमारा पर मिलियन। हमारा डेथ रेट जो है उनको 5 गुना कम है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 5 गुना कम होना चाहिए। वी आर हाफ देयर्स। आप समझ गए मेरी बात? जी, अब मैं समझ। एक दूसरी बात है, ये जो मॉडल्स और फिगर्स कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, ये फर्गसन इंपीरियल कॉलेज लंदन से एक किया था, वो जो शुरू में आया था, दैट इज ऑल रॉन्ग। वो प्रूव हो गया है रॉन्ग। ये मैथ्स फिगर्स जो होते हैं ये तो कुछ देर के लिए चलते हैं, उसके बाद वायरस कुछ और शेप ले जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक आदमी भी मरना गलत बात है भाई। एक आदमी भी मरना गलत बात है। और हालांकि आपके जो बूढ़े लोग हैं इस मुल्क में वैसे ही वो खत्म हो जाते हैं, वैसे ही उनको ज्यादा जिंदगी नहीं होती है कंपेयर टू ब्रिटेन एंड ऑल्सवेयर। नहीं, आप तो हर तरह के लोग देख रहे हैं कि जवान भी मुतासिर हो रहे हैं, जवानों की भी डेथ हुई है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो मगर एल्डरली में ज्यादा होता है। हमारा पॉपुलेशन यंग है, फिर भी जो हमारा डेथ रेट है एल्डरली में, तो बड़ी अफसोस की बात है। ठीक है हिलाल साहब, वक्त बिल्कुल खत्म है। मैं आपको जी चलिए। अच्छा समीना, इसमें एक बात तो ये कि जो यूके का इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च है, यूके यूनिवर्सिटी का, वो इसीलिए कहते हैं कि जो मेथड्स हैं ये सिर्फ आपको एक पे नहीं रहना चाहिए। कोई एक मॉडल पे आप ये नहीं कह सकते कि यही ठीक है। इसलिए इसमें खराबी हो सकती है, क्योंकि इस मॉडल की खराबी ये है जो वुहान में सामने आई है कि ये मरीजों की तादाद कम बाज़-औक़ात बता देते हैं और वबा का दुरानिया ज़्यादा बढ़ा के बता देते हैं। दूसरी बात ये, जो इंडिया की अभी ये बात कर रहे थे, इंडिया में टोटल टेस्ट जो हुए हैं ना अब तक, वो तकरीबन 47 लाख के करीब हुए हैं। हमारे यहाँ 95,000 सिर्फ टेस्ट हुए हैं, वहाँ पे 45 लाख और यहाँ पे 95,000। तो ये आप ये देखें कि कितना डिफरेंस है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें, यहाँ 6 लाख टोटल अब तक टेस्ट हो चुके हैं। तो ये 45 का और 6 का फर्क देखें, फर्क भी है। तो उसी लिहाज से उनके नंबर ऑफ केसेस भी ज्यादा हैं और जाहिर है कि फिर वहां पर उस लिहाज से, लेकिन अगर हम रेट की बात करें तो वो हिलाली साहब की बात सही है कि हमारा रेट जो है डेथ रेट उनसे है। बहरहाल जनाब, ये सूरत हाल है कोरोना के हवाले। इन दी एंड अगेन वही बात है, हुकूमत डंडा लेकर हर शख्स के पीछे नहीं पड़ सकती। जब हम लोग देख ही रहे हैं कि लोग सीरियस नहीं ले रहे, तो फिर उस सूरत में हमें खुद भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एहतियात कीजिए, यही वाहिद हल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।